नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाय माही बैंक्वेट हॉल, निगाह मैरिज हॉल। आइए आपको खबरों से जोड़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ हम आपको लिए चलते हैं। पश्चिम बंगाल में आज तृणमूल कांग्रेस के एक और उम्मीदवार की कोविड-19 संक्रमण की वजह से मौत हो गई। खड़दा से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार थे काजल सिन्हा, आज संक्रमण की वजह से उनकी मौत हो गई। इससे पहले भी जंगीपुर और शमशेरगंज के उम्मीदवारों की मौत हो चुकी है। कुल 3 उम्मीदवारों की मौत हो चुकी है और खड़दा के लिए 22 अप्रैल को ऑलरेडी जनता ने मताधिकार का प्रयोग किया है और यहां मतदान ऑलरेडी हो चुका है 22 अप्रैल को। आज काजल सिन्हा की मौत हो गई। टीएमसी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा कि काजल सिन्हा एक अच्छे समाज सेवक थे और वह बहुत ही बेहतर काम कर रहे थे। आपको यह भी बता दूं कि खड़दा से अमित मित्रा को उम्मीदवार बनाया गया था पिछले चुनाव में और उन्होंने जीत कर भी दिखाया। 2 बार अमित मित्रा को यहां से जीत हासिल हुई और वह मंत्री भी रहे। इस बार काजल सिन्हा को यहां से उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन कोविड-19 संक्रमण की वजह से उनकी मौत हो गई। पश्चिम बंगाल में कल यानी 26 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होना है। इसकी तमाम प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है और पूरी तरह से तैयार है तमाम बूथ और इन बूथों पर कल सुबह से चुनाव शुरू हो जाएगा। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे और यहां जिले में डीसीआरसी केंद्र बनाए गए हैं जहां से ईवीएम मशीन भेजे जा रहे हैं और चुनाव अधिकारियों को यहां से भेजा जा रहा है। विभिन्न बूथों तक पहुंच गए हैं चुनाव अधिकारी और चुनाव अधिकारियों ने अपना काम शुरू कर दिया है। आपको बता दूं कि पश्चिम बर्धमान जिले में 3069 बूथ हैं और इन बूथों पर चुनाव अधिकारियों को भेजा गया है और ईवीएम मशीन भी भेजे जा चुके हैं। पूरी तैयारी हो चुकी है और कल सुबह से मतदान शुरू हो जाएगा पश्चिम बर्धमान जिले में। अभी हम आपको दिखा रहे थे कि पश्चिम बर्धमान जिले के विभिन्न बूथों पर चुनाव कर्मियों को और चुनाव अधिकारियों को भेज दिया गया है और पूरी तरह से तैयार हो गया है तमाम बूथ और इन बूथों पर मतदान होगा कल यानी 26 अप्रैल को। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। इसी के बीच हमारे पास एक दुखद खबर आ रही है और खबर यह है कि एक चुनाव अधिकारी की मौत हो गई। आज आसनसोल के आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज में जब बूथ पर एक चुनाव अधिकारी पहुंची और उन्होंने अपना काम जैसे ही शुरू करना चाहा तभी उनकी तबीयत खराब हो गई। रूपनारायणपुर की रहने वाली असीमा मुखर्जी, जिनकी तबीयत अचानक खराब हो गई आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज के बूथ पर और इसके बाद आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल ले जाने के बाद उनकी मौत हो गई। अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उन्हें आनन फानन में ले जाया गया अस्पताल, लेकिन अस्पताल ले जाने के बाद उनकी मौत हो गई। असीमा मुखर्जी जो रूपनारायणपुर की रहने वाली थी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर थी और इस चुनाव में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही उनकी मौत हो गई। कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए विभिन्न बूथों में काफ़ी एहतियात बरते जाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग और सामाजिक दूरी को बनाए रखने के लिए यहाँ खास इंतज़ाम किए जा रहे हैं। यहाँ गोल चक्कर बनाए जा रहे हैं, निशान बनाए जा रहे हैं। उसी निशान पर खड़े होकर आप अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखेंगे। मास्क का इस्तेमाल भी आपको करना होगा। चुनाव आयोग का ऐसा आदेश है कि आपको मास्क का इस्तेमाल करना होगा और सामाजिक दूरी भी बनाए रखनी है। हमारे रानीगंज संवाददाता जाहिद अनवर ने जायजा लिया रानीगंज और आसपास के इलाकों के जो बूथ हैं उन बूथों पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं और किस तरह से तैयारी की गई है। आइए हम दिखाते हैं आपको कि किस तरह से उन्होंने लिया जायजा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जाहिद अनवर और आप देख रहे हैं खास बात इंडिया।
इस वक्त मैं मौजूद हूँ रानीगंज के 89 नंबर वार्ड, जहाँ पे इलेक्शन की जो वोट होगी, यहाँ पे आप साफ तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि 278 असेंबली में है। यहाँ पर किस तरह वोटर के लिए यहाँ पे इंतज़ाम किया गया ताकि लोग सावधानी से और अच्छी से अच्छा तरह से वोट यहाँ पे हो जाए। और आप साफ तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह यहाँ पर सेना नौजवान यहाँ मौजूद है, जो किसी किस्म की परेशानी ना हो जनता को, इसलिए यहाँ पर तैनात की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना महामारी के वक्त में यहाँ पे एक दायरा बनाया गया है ताकि पब्लिक सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करे और अपना वोट बाखूबी अंजाम दे। और भी बूथ से हम आपको रूबरू कराएंगे, तो बने रहे हमारे साथ। खास बात इंडिया, मैं जाहिद अनवर। प्रेस फोटो दिखा रहे भैया, बूथ का लेना हम लोगों का नहीं, आपके सामान है ऐसे। नंबर तो ले लिया। चुनाव का मौसम हो और विवाद न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। रानीगंज से विवाद की एक और खबर हमारे पास आ रही है। रानीगंज में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर बीजन मुखर्जी पर एक संगीन आरोप लगता है। संगीन आरोप यह है कि डॉक्टर बीजन मुखर्जी एक निजी होटल के 213 नंबर कमरे में बैठकर लोगों को पैसे बांट रहे हैं। इस तरह का संगीन आरोप लगा रहे हैं तृणमूल कांग्रेस और संयुक्त मोर्चे के नेतागण। यहाँ तृणमूल कांग्रेस और संयुक्त मोर्चे के नेताओं की शिकायत के बाद पुलिस पहुंच जाती है इस निजी होटल के उस कमरे में, और कमरे में जाकर जब देखा जाता है तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ ऐसी कोई बात ही नहीं थी, बल्कि पुलिस को यहाँ पर सिर्फ सैनिटाइजर और मास्क मिलते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। इसके बाद दोनों पक्षों में काफ़ी विवाद भी हो गया और इसे लेकर हमारे संवाददाता ने डॉक्टर बीजन मुखर्जी से बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है तृणमूल कांग्रेस और संयुक्त मोर्चे की तरफ से, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से। ऐसा कुछ भी नहीं है। वह पैसे क्यों बांटेंगे भला, जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोगों का काफ़ी रुझान है। ऐसे ही नेचुरली लोग जुड़ना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से। पैसे देने का कोई मतलब ही नहीं होता है। इस तरह की बातें डॉक्टर बीजन मुखर्जी ने कही। নাকি আর কে হোটেলে 213 নম্বর রুম থেকে টাকা বিলি করছি, টাকা ছড়াচ্ছি। তো আমি খবর পেয়ে এটুকু বললাম যে দেখুন, আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির রানীগঞ্জ বিধানসভার কোনো লোকই এই জঘন্যতম কাজ করবে না। পুলিশ এসে পরে আমাদের এখানে সার্চ করতে চলেন একজন স্পেসিফিক ব্যক্তিকে, যে রমেশ রাহি বলে নাকি একজন ব্যক্তি, তিনি নাকি এখানে টাকা বিলি করছেন। রমেশ রাহি আমাদের এখানকার অবজারভার হিসাবে আছেন। তো তিনি ওনার আজকে সকালে ওনার আজকে খুব শরীর খারাপ ছিল সকাল থেকে, সে কারণে উনি কালকেই চলে যাচ্ছেন। কিন্তু কালকে ওনার শরীর খারাপ খুব বেশি মাত্রায় ছিল, আজকে শরীর খারাপ ছিল। তো আমি ওনাকে করলাম যে যখন শরীর খারাপ অবস্থায় যদি যাবেন তো মাঝে রাস্তায় কোনো প্রবলেম হলে তখন আপনি নিজেই প্রবলেম আসলে দেখুন। তো যাই হোক, সেটা আমাদের বিচার্য বিষয় নয়। আমাদের বিচার্য বিষয় যে পুলিশ স্পেসিফিক কমপ্লেন করে আমাদের ওনার ঘর ভাঙলেন, ওনার দরজা করলেন, বিছানাপত্র উল্টিয়ে পাল্টিয়ে চারদিক ঘেঁটে কোথাও কিছু পেলেন। শুধু স্যানিটাইজার, আপনার আলপিন আর আপনার হ্যান্ড ওয়াশ, সাবান এইসব ছাড়া। এবার বলুন, একজন ভদ্রলোককে যদি এইভাবে আমাদের হ্যারাসমেন্ট হতে হয়, তাহলে তো একটা হচ্ছে আর কে হোটেলে যে আপনার সুনাম আছে সেটাও নষ্ট, আমাদেরও সুনাম নষ্ট, এবং আমাদের পশ্চিমবঙ্গে কেন আমাদের রাজ্য কোনো বাইরের লোক আসতে চাইবে না।
তৃণমূলের লোক সিপিএমের লোক যদি এইভাবে কমপ্লেন করে একটা লোককে জর্জরিত করতে শুরু করে, তাহলে আমরাই বা কোথায় যাই? আজ পর্যন্ত আমার মনে হয় না বিগত 40 দিনে আমি কোনো পার্টি নিয়ে কখনো কোনো কমপ্লেন করেছি বা কোনো ইয়ে করেছি। আমি কখনো কোনো পার্টির নামে কিছু বলি না, কিচ্ছু করে যে উনি ওনাদের মতন প্রচার করুক, আমি আমার মতন করে করি। আমি মানুষের আশীর্বাদ পেতে চাই, নয় কি মানুষের কোনো অভিশাপ। তাই উনি যেটা করছেন সেটা তো একটা মানুষের অভিশাপ পাওয়া। আজকে তৃণমূল পার্টি বা সিপিএম পার্টি যেগুলো করছে, একটা লোককে এরকম করে হ্যারাসমেন্ট করার কোনো মানে আমার মনে হয়। আজকে বলুন তাহলে আমি ওনাকে রাত্রে রাখবো কোথায়, আর উনি সেই ইয়েতে থাকবেন কোথায়? যে পুলিশ ওনাকে জ্বালাতন করে আবার কে বহিরাগত? সে শোনাগত তো সে তো আমিও তো ডেলি, আমরা তো বহিরাগত শুনছেন আপনি যে টাকা, আমি তো আজকেও পর্যন্ত আপনার পেয়েছি। আজকেও আমি নিজে অন্ডালে সেদিন দেখেছি যে কতগুলো মেয়ে আপনার টাকা বিলি করছে তৃণমূল পার্টির হয়ে 1000 টাকা করে, আমাদেরকে ভোট দাও করে। আবার আপনার রানীগঞ্জে সেদিন হয়েছে গত পরশু, আজকেও পর্যন্ত আপনার ধরা পড়েছে। আজকে ওদিকে বলেছে অ্যাকাউন্টে টাকা দাও, তোমাদের কাল থেকে তোমাদের অ্যাকাউন্টে টাকা আসতে শুরু করবে। आपने इसकी जानकारी अपने उच्च स्तरीय नेता को और जो गलत है वो गलत है। স্যার কোনো আইনি স্টেপ নেবেন, আইনি ব্যবস্থা কোনো? আমি নিঃসন্দেহে সিপিকে কমপ্লেন করবে এই ব্যাপারে। কেন আমাদের পুলিশ, এখানকার পুলিশ এরকম করে হ্যারাসমেন্ট করবে আমাদের পার্টিকে? ওনারা জানে যে ডাক্তারবাবু কখনো কিছু করেন না, একদম নির্বিচার শান্ত লোক হয়, কেন আমাদের লোককে এরকম করে হ্যারাসমেন্ট করবে? জবাব দেওয়া উচিত, যে জনগণের বলা উচিত যে হ্যাঁ দেখুন, জনগণ তো নিঃসন্দেহে দেখতে পাচ্ছে আমার যে একটা ক্লিন ইমেজ আছে, আমার সেই ইমেজটাকে খারাপ করার জন্য এই কাজগুলো করা হচ্ছে। আজকে সিপিএম পার্টিকে বলতে পারবে যে হ্যাঁ ডাক্তারবাবু ওনাদের নামে কখনো কিছু কমপ্লেন করেছে? কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া তৃণমূল পার্টি বলতে পারবে যে ডাক্তারবাবু? भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर बीजन मुखर्जी द्वारा पैसे बांटे जाने का मामला जैसे ही सामने आया, वैसे ही काफ़ी सनसनी फैल गई, काफ़ी चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। आपको बता दूं कि डॉक्टर बीजन मुखर्जी पर आरोप लग रहा है कि वह पैसे बांट रहे हैं, पैसे देकर वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह का आरोप तृणमूल कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से लगाए गए। इस संदर्भ में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार तापस बनर्जी से हमारे संवाददाता ने बात की। আশ্চর্য ব্যাপার, আমি এই ঘটনাটা আপনাদের কাছ থেকে শুনলাম। পুলিশ নিশ্চয়ই কোথাও কমপ্লেন পেয়ে শুধুমাত্র পুলিশ রেড করেছে, এবং পুলিশ এখন নির্বাচন কমিশনের অধীন। এবং আপনারা জানেন নির্বাচন কমিশনার কী ধরনের কাজ করছে, সেখানে আমরা আসছি করতে। এখন যদি আমি ধরাই পড়ি, আমার বিরুদ্ধে কমপ্লেন করেছে, আমার এই কাজটা করার দরকারটা কী? আমার ভাই বাইরে থেকে লোক এনে হোটেলে রাখার দরকারটা কি? আমি তো একা একা আসছি, আমার খালি সারথি আর আমি আসছি, আমার সিকিউরিটি অসুস্থ বাড়িতে আছে। তো স্বভাবতই তোমার ভাই বাইরে থেকে লোক আনারই দরকার কি? এত কৈফিয়ত দেওয়ার তোমার দরকার নেই। এবং সেখানে যদি পুলিশ আর নির্বাচন কমিশন আছে বাইরের লোককে পেয়ে যায়, তখন তুমি এই চক্রান্ত সেই চক্রান্ত। ভাই রানীগঞ্জে জনগণের উপর আস্থা রাখো, সোজা রাস্তায় চলো, কেন এই বয়স থেকে বেকার রাস্তাটা নিচ্ছ? এই পঙ্কির রাস্তায় যেতে তোমার কে ইনসিস্ট করছে? এগুলো তো ঠিক না, ইট ইজ নট ফেয়ার। তো নির্বাচন কমিশনার করেছে, তার স্পেসিফিক কমপ্লেন কোথায়? আমি কমপ্লেনে বিশ্বাস করি না। ওই কমপ্লেন পাল্টা কমপ্লেন চলতেই থাকে, কাজটা ব্যাহত হয়। আমি এইসব কমপ্লেনে বিশ্বাস করি না। এটা জানি পুলিশ একটা প্রত্যেক হোটেলগুলো, এই সময় গেস্ট হাউসগুলো, তারা একটা রুটিন মাফিক তারা রেড করে। আমি এতগুলি নির্বাচন করে যেটা দেখেছি আর কি, রুটিন মাফিক রেড করতে গিয়ে যদি কোনো বাইরের লোক সেখানে ধরা পড়ে, তার খানা তল্লাশি হয়। এবং সেখানে যদি কোনো আপনার অনিয়ম কিছু ধরা পড়ে, কোনো ক্ষেত্রেই সে অর্থনৈতিকভাবে হোক বা অন্য কোনো ব্যাপারেও, কারণ পুলিশ তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেই। সেখানে অন্য দলে কমপ্লেন করলো, অন্য দলে তারা চটনা, সোজা রাস্তায় থাকো, সেফ থাকবে, শান্তিতে ঘুমাবে। দেখুন, আমার কাছে সেরকম কোনো স্পেসিফিক কোনো কেউ সেরকম বলেনি। দু একজন এমনি স্টে কমপ্লেন আমায় করেছিল। তো যেটা যাদের কালচার, আমি কী বলবো, আমি তো মানুষের কালচারটাকে বাদ দিতে বলতে পারি না। যার যেমন কালচার সে তেমন করবে। তো সভাপতি যদি সেই কালচারে তারা বিশ্বাসী হয়, তারা সেটা করছে, এটা তাদের কাছে অপরাধ মনে হচ্ছে না, তাদের কাছে অন্যায় মনে হচ্ছে না, কিন্তু আইনের চোখে সেটা তো অন্যায়।
स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी इस वीडियो को हमने अभी आपको दिखाया, इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। कोरोना से बचने की ज़रूरत है। अगर कोरोना को मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं तो बचना होगा, मास्क का इस्तेमाल करना होगा, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना होगा और सामाजिक दूरत्व भी बनाए रखना होगा। चुनाव के दौरान भी आप इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखें। इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ बने रहें और अपने सुझाव भी हम तक पहुंचाते रहें। नमस्कार।